वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंग्वेज अर्थात भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। तो चलिए हम लोग जस्ट बढ़ जाते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का अर्थ है, भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ है स्पष्टवाणी अर्थात बोलना। स्पष्टवाणी बोल सकते हैं या फिर तो बोलना। भाषा है, भाषा जो संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी अर्थात बोलना। और हिंदी में बोलना चाहे तो हम भाषा का अर्थ होगा कि बोलना या विचारों को एक दूसरे को समझाना, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के विचारों को, उनके मनोभाव को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं उसी का नाम ही भाषा है। अर्थात विचार संप्रेषण का साधन, विचार विनिमय का साधन या संप्रेषण के साधन को ही हम भाषा अर्थात लैंग्वेज कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने मनोभाव को, अपने विचारों को दूसरों को और दूसरे के विचारों को खुद को ग्रहण करना भी होता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि अब पहले तो अपने विचार को देखेंगे, तो अपने विचारों को दूसरों को, अपने मनोभाव को दूसरों को समझाना होता है और दूसरों के मनोभाव को खुद ग्रहण करना होता है। तो जिस माध्यम से वह अपने विचारों को दूसरों को प्रदर्शित करता है और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करता है, तो जिस माध्यम से वह अपने विचार को दूसरों को समझाता है और दूसरों के विचार को खुद ग्रहण करता है, उसी का नाम है भाषा। अर्थात भाषा संप्रेषण का साधन है या बोल सकते हैं विचार विनिमय का साधन अर्थात एक माध्यम है। अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, दूसरों के विचार को ग्रहण करने का एक साधन है। तो चलिए हम लोग परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। भाषा विचारों और भावों के, भाषा विचारों, मनुष्य के विचारों और मनुष्य के भावों को बोल सकते हैं। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। अर्थात अपने विचार को व्यक्त करने और दूसरों के विचार को ग्रहण करने का एक माध्यम अर्थात तरीका है। तो उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। आप देख लीजिए, भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। मतलब हम जब किसी अपने मनोभावों को किसी को स्पष्ट रूप से समझा सके, तो जिस माध्यम से हम लोग उसको समझाते हैं किसी दूसरे को, अपनी भावनाओं को, तो उसी का नाम है भाषा। अर्थात एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए एक तरीका। अब देख लेते हैं, भाषा विचारों अथवा भावों के प्रदान का साधन है। अब जस्ट हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। हमारे भाषा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भाषाएं 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है मौखिक भाषा। फर्स्ट है हमारा मौखिक भाषा। फर्स्ट है मौखिक भाषा। सेकेंड है हम लोगों का लिखित भाषा। सेकेंड होता है लिखित भाषा। और थर्ड हम मान सकते हैं सांकेतिक भाषा। थर्ड है सांकेतिक भाषा। थर्ड हमारा आता है सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मौखिक भाषा किसे कहेंगे? तो हम अपने विचारों को, मनुष्य अपने विचारों को अगर बोल करके दूसरों के सामने स्पष्ट करता है, बोल करके रखता है, बोल करके स्पष्ट करता है, और जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वह उसे सुन करके ग्रहण कर लेता है, अर्थात जान लेता है, समझ लेता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। अर्थात जिस भाषा को, जिस विचार को हम बोल करके प्रदर्शित करते हैं उसे मौखिक भाषा कहेंगे। सेकेंड देखिए लिखित भाषा। अगर हम अपने मनोभाव को, विचारों को लिख करके प्रदर्शित करते हैं और सामने वाला अगर उसे पढ़ करके समझ लेता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि अगर हम अपनी भाषा को, हम अपने विचारों को लिख करके स्पष्ट करते हैं, लिख करके प्रदर्शित करते हैं, लिख करके किसी दूसरे को समझाते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब थर्ड जस्ट हम लोग नंबर पर बढ़ जाते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ है इशारे से बात करना। अर्थात किसी संकेत के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रदर्शित करें तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। मतलब हम अपने विचारों को, कोई मनुष्य अपने विचार को अगर संकेत के माध्यम से
इशारे के माध्यम से स्पष्ट करता है और सामने वाला अगर उसे समझ जाता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। और ध्यान देंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही अधिकतर यूज होता है और सांकेतिक भाषा को कुछ विद्वान भाषा के प्रकार में गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संकेत के द्वारा मनुष्य स्पष्ट रूप से भावनाओं को नहीं समझ पाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाषा के 3 प्रकार माने या 2 प्रकार माने। लेकिन देखिए, ध्यान देंगे कि भाषा के 3 ही प्रकार होंगे, क्योंकि हम संकेत के द्वारा भी अगर किसी को कुछ चीज़ बोलते हैं या अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं तो वह संकेतों के माध्यम से भी कुछ चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ जाता है। अतः बोलने का अर्थ है कि सांकेतिक भाषा भी होती है। जैसे अगर हम लोगों को किसी को बुलाना रहता है तो इशारे से आ करके बुलाते हैं तो आने वाला समझ जाता है और आ जाता है। अगर हम लोगों को किसी को खड़े हो जाओ बोलना है तो हम लोग उसको इशारे से इस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर हम किसी को चुप रहो, शांत रहो बोलते हैं तो इस प्रकार से मुंह पलट किया जाता है, तो वह आसानी से समझ जाता है। इसका अर्थ साफ है कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं, या तो हम उसे बोल करके समझाएं, या फिर तो हम उसे लिख करके समझाएं, या फिर तो हमें उसे संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से बोलें। तो इस प्रकार से हमारी भाषा के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकेंड लिखित भाषा और थर्ड होता है सांकेतिक भाषा। अब चलिए जस्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद भाषा के बाद हम लोग आ जाते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा के बाद आ जाते हैं हम लोग लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि देखिए, लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका या ढंग, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, लिखने की शैली बोल सकती हैं। जब अपनी हम भावनाओं को या फिर तो किसी भी भाषा को जिस स्टाइल से, जिस ढंग से लिखते हैं उसका नाम है लिपि। जिस स्टाइल से या जिस तरीके से हम लोग लिखेंगे उसका नाम है लिपि। और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग प्रकार की लिपियाँ होती है। कुछ भाषाओं की एक ही लिपियाँ होती है, लेकिन अनेक लैंग्वेज की अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे देख लेते हैं, हिंदी है, संस्कृत है। हिंदी, संस्कृत इन दोनों की भाषाओं की लिपि हम लोगों की देवनागरी लिपि है। मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा और कई भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देख लेते हैं पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी यहाँ पर हम लोगों का भाषा है। यहाँ देख लेते हैं पंजाबी, ये भाषा हो गया हम लोगों का, और इस साइड में हम लोगों का है लिपि। मतलब कौन सी लिपि में लिखा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का हिंदी आता है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मतलब देवनागरी लिपि एक प्रकार का ढंग है जिस माध्यम से हम हिंदी भाषा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पंजाबी भाषा है, पंजाब की पंजाबी भाषा, इसका है गुरुमुखी, इसकी लिपि है गुरुमुखी, अर्थात गुरुमुखी लिपि के माध्यम से इसे लिखा जाता है पंजाबी भाषा को। अब देखिए बांग्ला की है बंगाली, और हिंदी, संस्कृत, मराठी और अन्य 2-3 भाषाओं की भी देवनागरी लिपि होती है, अर्थात देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए उर्दू की लिपि है फारसी। आप ध्यान देंगे कि लिपि किसे कहेंगे। लिपि का अर्थ है लिखने का स्टाइल। मतलब अगर हम लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, किसी भाषा को व्यक्त करते हैं, ध्वनियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोली म तो म लिखना है, क बोली तो क लिखना है। मतलब जो ध्वनि है, तो ध्वनि को हम लोग चिन्हों के द्वारा लिखते हैं, चिन्हों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं बोल दी म तो मैं लिखूंगी म, ओके। जैसे हिंदी भाषा का मैं यूज करी, जैसे मैं बोल देती हूँ क तो मैं लिखूंगी क। तो ये जो ध्वनि चिन्ह है, इनको स्पष्ट करने के लिए जिस ढंग का प्रयोग करते हैं उसी का नाम ही लिपि है। तो लिपि अनेक प्रकार की होती है, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, और इस प्रकार से बंगाली और अनेक प्रकार की लिपियाँ होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि लिखने के ढंग या स्टाइल को ही हम लिपि बोलते हैं। जैसे देखिए हिंदी है, संस्कृत है, इसको बायां से दाहिना ओर लिखा जाता है, बायां से दाहिना ओर लिखा जाता है। जबकि जो उर्दू भाषा है, जिसकी लिपि फारसी है, तो उर्दू भाषा को जस्ट बोल सकती हैं दाहिना से बायां की ओर लिखा जाता है, उसी प्रकार से उसे वैसे ही पढ़ा जाता है। तो बोलने का सीधा अर्थ है कि जिस माध्यम या जिस तरीके से हम लोग किसी विचार को व्यक्त करते हैं, किसी भाषा को व्यक्त करते हैं, उसी का नाम ही लिपि है। अब जस्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लिपि तो हमको पता चल गया कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है वगैरह वगैरह। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी बोलने वाला परिवार कौन सा था। विश्व में सबसे पहले हिंदी बोलने वाला परिवार कौन सा था। तो सबसे पहले विश्व में हिंदी बोलने वाला परिवार भारोपीय परिवार था। भारोपीय परिवार था। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिंदी बोलने वाला जो परिवार था, भारोपीय परिवार बोला जा रहा है। तो ये भारोपीय का यहाँ अर्थ है भारत,
और यूरोप, भारत प्लस भारत और है यूरोप, मतलब भारत और यूरोप के लोग, भारत और यूरोप के लोग ही हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। भारत और यूरोप के लोग ही हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि सबसे पहले भारत के लोग और यूरोप के लोग ही हिंदी भाषा को बोलते थे और सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा में भारतीय परिवार आता है। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि भारत और यूरोप के लोग ही सर्वप्रथम हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, हिंदी भाषा का यूज करते थे। अब जस्ट हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर कि हिंदी का प्रारंभिक काल, मतलब हिंदी का शुरुआत कहाँ से हुआ, हिंदी बोलना कहाँ से शुरू हुआ। तो हिंदी का प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी का प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। मतलब बोलने का अर्थ है कि 1000 से 1500 के ईस्वी के बीच में ही हिंदी लैंग्वेज का बोलना शुरू हुआ था। तो हिंदी का प्रारंभिक काल है 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक लगभग माना जाता है। आप देखेंगे कि भारत में कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए और कितने लोग सबसे अधिक तरीके से समझते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 70 करोड़ लोग, भारत के 70 करोड़ लोग हिंदी को अच्छी तरह से बोलते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी को अच्छे तरीके से समझते और बोलते हैं। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं प्राचीन भाषा, मतलब हिंदी का स्थान देखेंगे कि प्राचीन भाषा की दृष्टि से मतलब हिंदी किस प्रकार से किस स्थान पर बोला गया। तो प्राचीन भाषा की सबसे प्राचीन भाषा तो हम संस्कृत को मानते हैं। सर्वप्रथम आप समझिए कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वह है संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, जिसे देवनागरी संस्कृत भी बोला जाता है। जो संस्कृत संस्कृति दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, जिसे देवों की भाषा बोली जाती है। अब जस्ट हम लोग संस्कृत को भूल जाए तो हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए सर्वप्रथम भाषा बोला जाता था पाली। प्राचीन भाषा की दृष्टि से देखे जाए तो लोग पहले पाली भाषा का प्रयोग करते थे, फिर धीरे धीरे वह प्राकृतिक भाषा के रूप में बदलता गया, फिर उसके बाद अपभ्रंश के रूप में बदल दिया गया और वह सबसे बेस्ट बन करके हिंदी के रूप में हमारे सामने आ गया। तो फर्स्ट पाली, फिर उसके बाद प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी के रूप में हमारे सामने स्पष्ट है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, जो सबसे उत्तम और अच्छी भाषा मानी जाती है और सरलता की दृष्टि से भी हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए भारत की मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और समझने में भी सबसे अधिक भाषा हिंदी ही है। मतलब बोला जा रहा है कि भारत के अधिकांश लोग, सबसे अधिक लोग सिर्फ हिंदी भाषा को सबसे अधिक दृष्टि से समझते और बोलते हैं। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूज हिंदी का होता है, इसीलिए हिंदी को ही मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं कि विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, मतलब हिंदी का कौन सा स्थान है विश्व में, हिंदी बोलने का कौन सा स्थान है। तो देखिए विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, तो विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा फर्स्ट अंग्रेजी आता है। मतलब सबसे अधिक यूज करते हैं विश्व के अधिकांश लोग, बोलने में सर्वप्रथम नंबर पर है अंग्रेजी का, और फिर उसके बाद है चीनी लैंग्वेज, अर्थात जिसको मैंड्रिन बोला जाता है, चीनी जिसको मैंड्रिन भाषा बोला जाता है, और थर्ड स्थान पे है हमारा हिंदी भाषा। मतलब विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में तीसरे स्थान पर है हिंदी भाषा। विश्व में तीसरे स्थान पर है हिंदी भाषा। फर्स्ट है अंग्रेजी, सेकेंड है चीनी अर्थात मैंड्रिन, और थर्ड है हिंदी लैंग्वेज। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि भाषा किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, भाषा का अर्थ है संप्रेषण का साधन, मतलब विचार विनिमय का साधन, विचार विमर्श, अपने भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करना और अपने विचारों को भावनाओं को दूसरों को समझाना, और दूसरों के विचारों और भावनाओं को खुद समझने के लिए जिस तरीके का, जिस माध्यम का, जिस ढंग का, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम ही भाषा है। तो आज हमने भाषा के ऊपर डिस्कस किया। अब आगे देखेंगे हिंदी व्याकरण अगले वीडियो में। तो यहाँ से हमारा भाषा कंप्लीट होता है। थैंक यू।